हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का। जी हाँ, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का वन शॉट आज मैं लेकर आई हूँ और मात्र 12 क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस हुए थे, लेकिन इसके सोल्यूशन डिस्कस नहीं हुआ था, मतलब पूरा वन शॉट डिस्कस नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप अपनी पेन जो है या पेंसिल, कॉपी वगैरह, रजिस्टर जो भी है, नोट्स, पेपर वगैरह सब आप लेकर ही बैठें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है थोड़ा ध्यान रखनी है। और जिन्होंने ये पीडीएफ बाय कर लिया वेल एंड गुड है, और उन्होंने प्रिंट आउट निकाले हैं, तो जो जो मैं एग्जांपल दूंगी वो साइड में लिखते रहें। और जिनको लेना है वो ले सकते हैं, और जिन्हें नहीं लेना है तो वो जो है अ, जो है वो लिख सकते हैं, मतलब खुद अपने नोट्स खुद रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर चॉइस है। अगर टाइम नहीं है तो आप बाय कर लेना। व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 8178359562 पर। इस नंबर पे आप जो है पीडीएफ जो है बाय कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लॉजिस्टिक के टाइप्स हैं साइकिल मैनेजमेंट, यानी कि हम लॉजिस्टिक की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अपने कुछ एग्जांपल्स दूंगी सो दैट आपको पूरी बुक समझने में आसानी हो, जैसे कि मैं हमेशा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लॉजिस्टिक के साथ। लॉजिस्टिक रेफर्स टू द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द फाइनल कस्टमर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? लॉजिस्टिक का मतलब क्या है कि जब आपने कोई भी सामान या कोई भी सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो ये हमारा मैन्युफैक्चर है और ये हमारा कंज्यूमर है। यहाँ लिखती हूँ एम और यहाँ लिखती हूँ सी। ये मैन्युफैक्चर है और ये हमारा कंज्यूमर है। तो जो मैन्युफैक्चर होता है, जब ये सामान बना रहा होता है, तो बनाने से लेकर के कंज्यूमर को पहुंचाने तक का जो बीच का सफर होता है, उसी दौरान ही इसको हम लॉजिस्टिक कहते हैं। तो अब इसको बीच की जो चीजें आती हैं वो इतनी आसान लगती हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ होता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी जो मैन्युफैक्चर है वो प्लान करेगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर कंट्रोल होगा किसका, गुड्स एंड सर्विस का, एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द फाइनल कस्टमर। यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से ये मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, जहां से ये कार्यक्रम चालू हुआ था गुड्स या सर्विस का, जब तक ये फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने तक का जो सफर है वो हमारा लॉजिस्टिक कहलाता है। एक एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से, विदाउट एनी वेस्टेज एंड अच्छे वे में इसकी बात करें तो लॉजिस्टिक का जो फ्लो होता है, मतलब फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो जो फीचर्स होते हैं फीचर्स है ना, मेरिट भी बनते हैं, डीमेरिट्स भी बनते हैं, एंड आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। अगर आपको फीचर समझ आ जाते हैं तो आप वो खुद भी बना सकते हो। फीचर्स में आता है आपका, आप इसको नेचर भी बोल सकते हो, करेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिस्टिक बताओ या फिर फीचर्स बताओ या नेचर बताओ, तो दैट मीन्स यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला आता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जिसके अंदर होता है इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि जो हमारा लॉजिस्टिक है उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहला तो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है। गुड्स एंड सर्विस का फ्लो कैसे होता है? कच्चा माल आया, फिर उससे फिनिश गुड्स बने, और फिर वो आगे जाके चले जाते हैं। ऐसे ही कस्टमर ओरिएंटेशन में आता है, एम टू डिलीवर द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस। यानी कि कस्टमर का ओरिएंटेशन है, यानी कि लॉजिस्टिक में क्या होता है, सही प्रोडक्ट को सही टाइम पे सही जगह पहुंचाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मैकडोनल्ड से, या फिर लेट सपोज बर्गर किंग ले लेती हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज कि आपने बर्गर किंग से बर्गर ऑर्डर करा है, ठीक है। तो भाई उन्हें पता है कि कितनी देर में डिलीवर करना है, कितना टाइम उन्हें बनाने में लगेगा, और कौन कौन सा मटेरियल उनके पास अवेलेबल होगा, तभी तो वो आपका ऑर्डर रिसीव करेंगे। तो ये कस्टमर ओरिएंटेशन में आता है। कोऑर्डिनेशन में आता है इंटीग्रेट प्रोक्यूरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कि कहीं कुछ बेडशीट्स बन रही हैं या फिर किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका सामान जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे ये है हरियाणा, ठीक है, और ये है अपना दिल्ली, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ से यहाँ सामान पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, और इसी सामान को एक दिन में नहीं बेचा जा सकता, इसलिए इसको वेयर हाउस यानी गोदाम में रखना पड़ता है, और उसके बाद जब वो जरूरत पड़ती है तब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि हम फोकस करते हैं
मिनिमाइजिंग डिलीवरी टाइम एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब हमें कम से कम टाइम डिलीवर में लेना होता है। जैसे हम कोई पार्सल भी मंगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1 महीना लग जाएगा पार्सल आने में, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अमेज़न का सब्सक्रिप्शन वगैरह है तो 1 दिन में या फिर 2 दिन में डिलीवर हो जाता है वो, ठीक है, सेम डे में। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर अगर आप दूर रहते हो तो 1 हफ्ता या ऐसे लग जाता है। हो सकता है वो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा दूर से आ रहा हो तो 10 दिन भी लग जाएँ, बट 2 महीने 4 महीने नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आस-पास से मँगा रहे हो, खाने का कुछ मँगा रहे हो या कुछ नियर बाय मँगा रहे हो तो वो आधे घंटे या फिर 20 मिनट में डिलीवर हो जाता है। जैसे ब्लिंकिट है, वो तो 10 मिनट में थैला लेके चलते हैं क्योंकि उनके स्टोर आस-पास होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवन में आता है, यूज़ टूल्स लाइक जीपीएस है, बारकोड्स है, ये हम ईआरपी है जिससे हम ट्रैक करते हैं और प्लान करते हैं। एंड फायदे इन्हीं में से ही बने हैं जिसको हम एडवांटेजेस भी कहते हैं लॉजिस्टिक की। तो लॉजिस्टिक ना हमारा फंक्शन पहले से ही कर देता है, सारी चीज़ों को पहले ही बताता है, ऐसे-ऐसे प्लान करना है, ऐसे-ऐसे सामान रखना है, इतना-इतना लेना है, इतना रॉ मटेरियल चाहिए। तो सारी चीज़ों की प्लानिंग पहले ही करके चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम डिलीवर होता है वो हम पहले से ही इंश्योर कर पाते हैं कि हमारे डिले ना हो। कॉस्ट में भी रिडक्शन आती है, बेटर इन्वेंटरी भी कंट्रोल होती है, मार्केट रीच जो है उससे इम्प्रूव होती है एंड कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस होती है। एंड जो हमारा सपोर्ट रिजर्व फ्लो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड बुराइयाँ क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? क्योंकि आपने अपने सामान को वेयर हाउस में रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आप लेके जा रहे हो, ठीक है, पेट्रोल लग रहा है या फिर किसी मालगाड़ी के द्वारा जा रहा है, व्हीकल टेक्नोलॉजी, तो इसमें हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, ठीक है? जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट में आता है नीड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग मेनी एक्टिविटी एंड ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है लॉजिस्टिक। इसमें क्या होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। रिस्क ऑफ डिलेज होती है, जैसे कि ट्रैफिक है, वेदर खराब है, स्ट्राइक्स है, डिस्प्यूट्स हैं, कैन डिस्प्यूट्स लॉजिस्टिक, ठीक है? तो ये दिक्कतें भी फेस करनी पड़ सकती है, इसमें कोई आपदा नहीं है और इसकी पहले से ही हमें तैयारी रखनी पड़ती है। इसमें से आप 3-4 पॉइंट्स भी कर सकते हो। लॉजिस्टिक के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इनपुट टू द बिजनेस। यानी कि ये क्या है, कंसर्न करता है ट्रांसपोर्टेशन, कि हमने माल को ट्रांसपोर्ट किस के द्वारा ये जाएगा, सामान माल जो है स्टोर कहाँ करना है, डिलीवरी टाइम क्या है, डिलीवरी कैसे होगी कच्चे माल की, ठीक है, ये सब। जैसे यहाँ एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने, अ कार मैन्युफैक्चर सोर्सिंग स्टील एंड पार्ट्स फ्रॉम सप्लायर्स, ठीक है। आपको पता ही है कार बनाने के लिए अदर अनदर अनदर पार्ट्स चाहिए होते हैं, तो उस तरीके से। आउटबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, डील विद द मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड। वहां पे रॉ मटेरियल की बात हो रही थी, यहाँ पे फिनिश गुड्स के मूवमेंट की बात होती है, फ्रॉम द कंपनी टू द डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना, रिटेलर के पास जाना, कस्टमर के पास जाना, ये सारे आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आउट मतलब बाहर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन डिलीवरिंग ऑर्डर टू द कस्टमर, अमेजोन अपना कोई सामान डिलीवर कर रहा है किसको, कस्टमर को, ठीक है। थर्ड आता है थर्ड पार्टी, ये ऊपर हो गया, 1 मिनट, वेट वेट, ये रहा। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में आता है 3PL जिसे हम बोलते हैं, 1 मिनट टिक लगा दूं मैं यहाँ पे, वेट, अब ठीक है। तो थर्ड पार्टी है ये, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में आता है बिजनेस आउटसोर्स लॉजिस्टिक ऑपरेशन लाइक वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर, जैसे ब्लू डार्ट वगैरह है, ठीक है। ये सब क्या है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, कि आपका सामान पहुंचाने में मदद करते हैं ये, ठीक है, वो सब आता है। और लिखा भी है यहाँ पे। रिजर्व लॉजिस्टिक में आता है द प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स बैक फ्रॉम कस्टमर टू द सेलर और मैन्युफैक्चर, जैसे कि किसी जो मोबाइल है वो डिफेक्ट निकला तो वापस वो कस्टमर तक पहुंच गया, तो वो क्या है, रिजर्व लॉजिस्टिक कहलाता है, ठीक है। चीजें वही है, बस नाम दिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक में आता है फोकस ऑन डिलीवरिंग गुड्स टू होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, यानी ये हमारे फोकस करता है, किन पे फोकस करता है, डिलीवरिंग गुड्स, ठीक है, यानी ये सामान पहुंचाता है होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर पे फोकस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन नाम से क्लियर, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सामान को। मिलिट्री डिफेंस लॉजिस्टिक में आता है, जैसे ट्रॉप, सप्लाईज, इक्विपमेंट्स आते हैं ना डिफेंस ऑपरेशन के, वो सबको की मूवमेंट देखता है। नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में दिया था लॉजिस्टिक साइकिल मैनेजमेंट, स्टेप बाय स्टेप, मतलब इसके एक स्टेप्स हैं बताए गए किस तरीके से लॉजिस्टिक की जो साइकिल है वो मैनेज होती है। तो सबसे पहला आता है सोर्सिंग, सोर्सिंग को हम प्रोक्यूरमेंट भी बोलते हैं। इसमें हमें कच्चे माल को पहचानना होता है और एक्वायर करना होता है, सप्लायर, वेंडर, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, की ये जो सामान है वो कैसे पहुंचेगा, मूव कैसे करेगा सप्लायर से वेयर हाउस तक, और या फिर फ्रॉम हाउस वेयर हाउस टू कस्टमर,
ठीक है। वेयर हाउस स्टोर में सामान को, माल को जो है हमें सेफ जगह पे रखना होता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी कि रिसीविंग कस्टमर ऑर्डर, यानी हम कस्टमर के ऑर्डर को रिसीव करते हैं, इनवॉइस को प्रिपेयर करते हैं और डिलीवरी इनिशिएट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर एफिशिएंटली थ्रू द बेस्ट रूट एंड कैरियर्स, एक बेस्ट रूट से उस सामान को कस्टमर तक पहुंचाना। और उसके बाद लास्ट जो होता है, जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा ही लगे या फिर सही ही निकले, जो सही होगा तो अपने पास रखेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। रिजर्व लॉजिस्टिक में आता है मैनेजिंग प्रोडक्ट रिटर्न, रिप्लेसमेंट एंड रिसाइकिल, ये तीनों चीजें इसमें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ये भी नाम से क्लियर है, यानी कि जो चेन चली आ रही है उसकी जो सप्लाई है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इन शॉर्ट हम SCM भी बोलते हैं, इज द कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंसेस अक्रॉस द इंटायर चेन। यानी जो हमारा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, सप्लाई टू मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, फाइनली टू द कस्टमर, यानी सप्लाई चल रही है, चेन चल रही है, यानी कि सामान जहां बना है वहीं पे नहीं पड़ा रहेगा। अगर मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ तभी आपको समझ आएगा, बुक की जो लैंग्वेज को छोड़ के मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो कि यहाँ पर जो यूपी में कोई सामान बना, लेट सपोज यहाँ पे बेडशीट बनी, ठीक है, अब ये 1 साल यहीं पड़ी रहेगी? नहीं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसने यहाँ पे पैसा भी लगाया है, ठीक है, पैसे खर्च किए होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें करी होंगी, उसको स्टोर भी करके रखा होगा, तो कब तक पड़ा रहेगा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, सप्लाई रुक जाएगी। तो यानी कि यहाँ जो सामान बना है, यूपी में जो सामान बना है, बेडशीट बनी है, वो कहीं ना कहीं जाके आगे सप्लाई होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। तो ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है वही सब बताया गया है कि इंटीग्रेट ऑफ एक्टिविटीज है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट लिंक बताया गया, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, सामान बना, उसका प्रोडक्शन हुआ, इन्वेंट्री को हमने रखा स्टोर करके, फिर उसको आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिटेलर को, होलसेलर को एंड कंज्यूमर को, कस्टमर को। सेकेंड आता है कस्टमर फोकस, यानी कि हमें ना, जब मैं हमें बोलती हूँ तो समझ जाना कि यहाँ पे फर्म की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि लॉजिस्टिक में सारे उन्हीं का ही रोल आ रहा है। ठीक है। कस्टमर फोकस बोलता है कि डिलीवरिंग की जो वैल्यू है इसमें मकसद रखती है एंड द सेटिस्फेक्शन टू द एंड यूजर, जो हमारा कंज्यूमर है वो जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्लो रहता है, जैसे कि रियल टाइम डेटा शेयरिंग अमंग्स पार्टनर हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे आईटी के टूल्स जैसे ERP हो गया, एआई हो गया, जब हम इसका यूज कर रहे हैं ना, काफी सारी चीजों का एआई का आप देख सकते हो, टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड हो गई है। मतलब लाइक अगर एक पोस्टर भी बनाना होता है, फटाफट से जाके जीपीटी का माइक ऑन करते हैं, बताते हैं, वो फटाफट से इमेज क्रिएट कर देता है, या फिर वो एक बैनर जो भी आपको बनाना है वो फटाफट से बना देता है। ठीक है। पहले हमें मेहनत करनी पड़ती थी, लाइक हम जाते थे कैनवा पे या फिर और कहीं जाके बनाते थे। ग्लोबल नेटवर्क में आता है, सप्लायर को कनेक्ट करता है मैन्युफैक्चर को एंड कस्टमर को। देन उसके बाद आता है कोलैबोरेशन एंड एफिशिएंसी, यानी कि जो हमारे सप्लायर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इन सबको कोऑर्डिनेट करवाता है और साथ में एंड में क्या करता है, कॉस्ट को कम करता है, टाइम को और वेस्टेज को कम कर देता है। मेरिट आप कोई भी 7 दिए, 3 भी कर सकते हो, 3 4 भी कर सकते हो। वही कॉस्ट एफिशिएंसी है, बेटर कस्टमर सर्विस है, इम्प्रूव क्वालिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारे पॉइंट्स आप कॉमन है, सब लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हाई इम्प्लीमेंटेशन है, रिस्क ऑफ डिसरप्शन है, उसके बाद आता है डिपेंडेंसी है, यानी कि आप डिपेंड हो, ओवर रिलायंस ऑन आईटी सिस्टम में कॉज प्रॉब्लम, सिस्टम फेल तो सब कुछ फेल, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, ये सारे पॉइंट्स ना काफी कॉमन है, आप लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करोगे। इन्वेंट्री कंट्रोल रेफर्स टू द सिस्टमैटिक रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द ऑर्डरिंग, स्टोरेज एंड यूज ऑफ मटेरियल एंड गुड्स सो दैट द राइट क्वांटिटी इज अवेलेबल एट द राइट टाइम एट द मिनिमम कॉस्ट। देखो, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है एक सिस्टमैटिक वे में। जैसे कि आपने कोई भी सामान ऑर्डर करा, ठीक है, आपने कच्चा माल, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है उसने कच्चा माल ऑर्डर करा, फिर उसको स्टोर किया, उससे एक नया अच्छा प्रोडक्ट बनाया, यूजफुल प्रोडक्ट बनाया और स्टोर करके रख लिया, और जब ऑर्डर आया तो उसको सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचा दिया और मिनिमम कॉस्ट में, तो वो क्या, इन्वेंट्री कंट्रोल होती है। ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, सिस्टमैटिक रेगुलेशन होती है, जैसे कि EOQ का मेथड का यूज करना, ABC एनालिसिस, जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है उनको ये पता होंगे, फॉर्मूलेज मैंने कराए हैं और सोल्यूशन भी कराया था। ऑप्टिमम स्टॉक लेवल होना चाहिए, ना ज्यादा स्टॉक होना चाहिए ना बहुत कम। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रेगुलर चेक होने चाहिए, स्टॉक लेवल कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो उसको, अगर डिमांड है तो उसको बढ़ा दो, और अगर ज्यादा है तो उसको बेचना स्टार्ट कर दो।
प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज में आता है स्पॉइलेज को अवॉइड करना, चोरी और मिसयूज को ये प्रिवेंट कर लेता है। बुराई के इन्वेंट्री कंट्रोल की, ओवर स्टॉकिंग एंड स्टॉक आउट को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये इसके ना फायदे हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको फीचर्स बताया, अब ये इसके बेनिफिट्स हैं यानी कि फायदे हैं। ओवर स्टॉकिंग स्टॉक आउट में होता है रिड्यूस करता है ये। ठीक है, कैश फ्लो को भी इम्प्रूव करता है, एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, क्योंकि जब हम इन्वेंट्री को टाइमली कंट्रोल करेंगे, हर एक चीज को अच्छे से चेक करेंगे कि क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, कितने लेवल पे है, कितनी डिमांड है, तो हमें फायदा पहले ही मिल जाएगा। अगर हमने हमारे आने वाले समय में डिमांड बढ़ गई और सामान ना हुआ तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमने पहले इन्वेंट्री कंट्रोल करी तो सामान कम नहीं होगा, सही टाइम पे सही जगह पे हम पहुंचा देंगे। लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे कि कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, एक्यूरेट फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, कंटिन्यूस नजर रखनी पड़ती है, सामान पे सुपरविजन करनी पड़ती है, एंड टाइम तो कंज्यूम होता ही है, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे करना काफी लेंदी पड़ता है। टेक्नोलॉजी के ऊपर हम पूरे डिपेंड हो चुके हैं। अगर कोई डेटा चला जाता है, सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है, तो दिक्कत आ सकती है इन्वेंट्री के लेवल में। ठीक है जी, ये एबीसी एनालिसिस जो होते हैं, ईओक्यू हो गए, ये सब है। बाकी आप इसको डेप्थ में क्या ही करोगे, इतना बहुत है। इन्वेंट्री कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला गोल ओरिएंटेड है, इकोनॉमिक बैलेंस है, वही जो फीचर्स दिए थे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है। मटेरियल हैंडलिंग रेफर्स टू द मूवमेंट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट थ्रू आउट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। ये बोलता है, नाम से क्लियर है। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या है? मटेरियल मतलब सामान, जो भी मटेरियल है उसको आपने हैंडल कर रखा है, उसका सिस्टम कैसा है, सही किया है गलत किया। मतलब जब सामान की मूवमेंट हो रही है, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, कब से कब तक लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्पोजल तक, जब तक कस्टमर तक पहुंच नहीं जाता तब तक आपने बिल्कुल उसकी सही तरीके से देख रेख करनी है, सारी तरीके से उसको प्रोटेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सामान ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ चोरी हो जाए, आग लग जाए, वो भी आपको देखना है। करेक्टरिस्टिक क्या मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के? सबसे पहला आता है एफिशिएंट मूवमेंट, यानी कि मूव मटेरियल क्विकली एंड सेफली। इसमें जो हमारा सामान होता है, मटेरियल होता है, क्विकली एंड सेफली पहुंच जाता है। कॉस्ट में रिडक्शन होती है, लेबर कॉस्ट, स्टोरेज को टाइम मिनिमाइज होता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वेट और साइज और टाइप ऑफ गुड्स में। कंटिन्यूटी रहती है। साथ ही साथ टाइप्स क्या है? मैनुअल सिस्टम, मटेरियल आर हैंडेड बाय वर्कर यूजिंग सिंपल टूल से इसको जो है वो हैंडल किया जाता है, जैसे कि हैंड ट्रक्स हो गया, व्हील बोरोस ट्रॉलीज हो गई। ठीक है, उस तरीके से इसको कैरी किया जाता है। मैकेनिकल सिस्टम में आता है जैसे कि आपके फ्रॉक लिफ्ट्स हो गए, ठीक है, क्रेन हो गई। ठीक है, क्रेन के द्वारा जो सामान जाता है, जिसमें हम यूज करते हैं मशीन या इक्विपमेंट सामान को पहुंचाने में। ऑटोमेटेड सिस्टम यूज ऑटोमेटेड कंट्रोल इक्विपमेंट, जैसे कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स है, रोबोटिक आर्म्स हो गई, ये सब जब हम यूज करते हैं तो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। सेमी ऑटोमेटेड में आता है, कॉम्बिनेशन होता है मैनुअल का भी और पावर्ड का भी, जैसे ऑपरेटर ड्रिवन फॉरलिफ्ट विद बारकोड स्कैनर्स हो गए, ये सब। इसके कुछ फायदे हैं, वही सारे ऊपर जो आपने पढ़े थे वही सेम है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन फ्लो सिस्टम क्या होता है। लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन फ्लो सिस्टम रेफर्स टू द मूवमेंट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉजिस्टिक एक्टिविटी लाइक प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउसिंग। वही सेम चीज है, लॉजिस्टिक जो मैंने ऊपर पढ़ाया था वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे बना के लिख सकते हो। जो जो सेम सेम है, सारे पॉइंट्स वैसे ही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा, वो कैसे खुश होगा, वो कैसे हैप्पी होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेफर्स टू द डिग्री टू विच, देखो हम लॉजिस्टिक पढ़ रहे हैं कि हमें सही टाइम पे प्रोडक्ट रखना चाहिए, उसको सेफ रखना चाहिए, कैसे हम उसको पहुंचाएंगे, ये सारी चीजें जब हमने पढ़ ली तो हमें मेन गोल क्या है कि कस्टमर खुश रहे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इट रिफ्लेक्ट हाउ हैप्पी और कंटेंट आ कस्टमर विद आ कंपनी ऑफरिंग, कि वो कैसे खुश रहेगा, हम उसकी लॉयल्टी कैसे मेंटेन करें, कैसे वो दोबारा हमें बिजनेस दे एंड पॉजिटिव जो है वो रहे हमारे लिए। तो उसके लिए सबसे पहला आता है एक्सपेक्टेशन बेस्ड सेटिस्फेक्शन डिपेंड ऑन हाउ वेल द प्रोडक्ट एंड सर्विस मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। एक होता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और हमारे गुड्स ने उसको, हमारे सर्विस ने या गुड्स ने उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो दोबारा दोबारा वो हमारे पास आएगा। सब्जेक्टिव इन नेचर में आता है, वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर बेस्ड ऑन प्रेफरेंस एंड एक्सपीरियंस। हर किसी का टेस्ट अलग होता है, प्रेफरेंस अलग होती है। फिर जो हमारा पॉइंट आता है वो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि जो हमारा कंटिन्यूस होता है, यानी जो मस्ट बी मेंटेन, ठीक है,
वन टाइम सेटिस्फेक्शन इज नॉट इनफ, एक टाइम पे सेटिस्फेक्शन जरूरी नहीं है, हमें उसे बार बार कंटिन्यूसली उसको जो है सेटिस्फेक्शन देनी पड़ती है। इन्फ्लुएंस बाय क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो बार बार वो सेटिस्फाई होगा और हमारे पास आएगा। मेजरेबल होना चाहिए, फीडबैक ले लो, रेटिंग ले लो, रिव्यूज ले लो, तो पता लग जाएगा कि कहाँ हमारे प्रोडक्ट में या सर्विस में कमी आ रही है, उसको बाद में करेक्ट कर दो। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होती है, ब्रांड भी बढ़ता है, क्योंकि बार बार कस्टमर आएगा, चार लोगों को बताएगा, उससे ब्रांड की रेपुटेशन इनहांस होती है, सेल एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, मार्केटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, फीडबैक भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट इसकी कुछ बुराइयां हैं। सबसे पहला, जैसे कि नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वो हमारे ब्रांड की रेपुटेशन को खराब करते हैं, लॉस ऑफ रेवेन्यू भी हो जाता है, कंप्लेंट्स इंक्रीज होती है, मार्केट शेयर भी रिड्यूस होता है। ये सारे पॉइंट्स है, आप बना करके आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन क्या है। देखो भाई, एयर पोल्यूशन जो हवा का जो पोल्यूशन है उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एटमोस्फेयर, जो हमारे वातावरण के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंस है उसको हम इन क्वांटिटी दैट जो हमारी हेल्थ को, एनिमल की लाइफ को, वातावरण को खराब करते हैं, वो सारे एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन का कॉज क्या है, जैसा स्मोक है, गैस है, पर्टिकुलर जो हमारी फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, एयर निकल रही है, वो इंडस्ट्रियल इमिशन है। वेरिकल इमिशन में आता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम कार से, ट्रक से जो धुआं निकल रहा है वो वेरिकल है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में कोयले का जलना, ऑयल का जलना, नेचुरल गैस कंबशन, ये सब आता है। डिफॉरेस्टेशन जो हम पेड़ काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम सॉइल इरोजन। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, ये सब चीजों से जो हो रहा है वो सब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। एयर पोल्यूशन से हमें क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, सबसे पहले तो हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अस्थमा वगैरह होना, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होना, ये सब हो जाता है। इन्वायरमेंटल डैमेज में आता है जैसे एसिड रेन बहुत हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, ये सारे इन्वायरमेंटल डैमेजेस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डैमेज टू मटेरियल, कोरोजन ऑफ बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स पीले पड़ते जा रहे हैं फैक्ट्री के धुएं से, एयर के पोल्यूशन से। ठीक है, जैसे अभी पीछे आगरा का देखा था आपने कि वो कितना, उसका जो ताजमहल है कैसे पीला पड़ गया था। ठीक है, और फिर कई बड़े नेता वगैरह आते हैं तो उसको चमका दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी पीला पड़ गया क्योंकि नियर बाय फैक्ट्रीज उसके धुएं को खराब करती हैं। क्लाइमेट चेंज है, कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड टेम्परेचर राइज। वाटर पोल्यूशन क्या है, पानी के अंदर जो पोल्यूशन देखने को मिलता है, जैसे कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडी लाइक रिवर, लेक, ओशंस, ग्राउंड वाटर बाय हार्मफुल केमिकल वेस्ट, जो जा रहा है पानी के अंदर, जो गंदी चीजें जा रही हैं वो सारी वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन में आता है जैसे कि हैवी मेटल्स, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ केमिकल, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। डोमेस्टिक वेस्ट सीवेज में आ रहा है, अनट्रीटेड सीवेज एंड डिटर्जेंट्स हो गए। एग्रीकल्चर रन ऑफ में आता है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड एनिमल वेस्ट, ये सब आता है। आप सोचोगे मैम ये मैं ज्यादा डीप में क्यों नहीं करा रहे, तो देखो भाई ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इतनी बार वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, तो भाई मेरे को जो चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ वो मैं थोड़ा सा जल्दी कवर कर रही हूँ, और जो नहीं पढ़ाई है वो थोड़ा डिटेल में करा रही हूँ। और ये सब तो बेसिक है, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं और टाइम बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मुझे एमकॉम वालों के बारे में भी सोचना है और एमबीए वालों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि वो उन्होंने अभी यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो वो बेचारे भी सोच रहे हैं हमारे लिए भी कुछ आ जाए, तो हम भी सोच रहे हैं कि ठीक है, बेचारे नहीं, मतलब मेरे को खुद टेंशन रहती है रात में कि भाई फटाफट से बीकॉम का हो जाए, एमकॉम भी कराना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। वाटर पोल्यूशन के कुछ इफेक्ट, वही वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है उसमें, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज द कलेक्शन, मैनिपुलेशन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो हमारी क्वेश्चन है वो हमें क्या पूछना चाह रहा है, ये इंफॉर्मेशन मतलब जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, क्या उसके स्टेप्स रहेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, उसी से ही हमारे स्टेप्स बनेंगे। सबसे पहला हमें कलेक्शन करना है, मैनिपुलेशन स्टोर करना है, और डिसेमिनेशन ऑफ डेटा, मतलब जितना भी डाटा है उसको पहले इकट्ठा करना है, फिर मैनिपुलेशंस हैं, फिर स्टोरेज है, एंड देन डिसेमिनेशन ऑफ डेटा टू कन्वर्ट इट, और फिर उस डेटा को हमें कन्वर्ट करना है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, ताकि हम एक सही डिसीजन सही टाइम पर ले पाएं। It is a systematic method of handling data using manual, mechanical और computerized system to support business and organization operation। यानी कि इसका कहने का मतलब साफ साफ है कि जो हमारा डेटा है
हैंडलिंग डेटा है उसको हमें अपने मैनुअली, मतलब जो इंसान की सोच है, दिमाग है, एक्सपीरियंस है उससे, और मैकेनिकल और कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से एक इसको सपोर्ट करना है, बिजनेस को सपोर्ट करना है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के ऊपर काम करना है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले डेटा को इकट्ठा करना। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है वो इतनी सफिशिएंट है, बट अभी आप स्टेप समझ जाओगे तो आपको स्टेप समझने के बाद आपको डेफिनेशन और अच्छी क्लियर होगी, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ अच्छे से बताई गई है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन है। डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं? क्लास 11 से हम लोग स्टैटिस्टिक पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा ही होगा और डेटा को पता होगा कि कैसे कलेक्ट किया जाता है, यानी कि गैदरिंग रॉ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तरह तरह के सोर्सेज से हम डेटा को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि सर्वे करके या फिर एक एक पर्सन के पास जाके, जिसमें हम कई सारे मेथड्स भी लगाते हैं। ठीक है, सेंसस, सैंपल, सैम्पलिंग मेथड, ऐसे बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने के तरीके हैं। सेकंड आता है डेटा प्रिपरेशन, कि जो आपने डेटा को इकट्ठा किया है या जो फर्म जो डेटा को इकट्ठा करके लाई है उसको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करेंगे? शॉर्टिंग करके, क्लीनिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग डेटा फॉर प्रोसेसिंग। जो डेटा हमारे लिए सही है उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में लगाएंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे एंड शॉर्टिंग करेंगे। देन थर्ड आता है इनपुट। इनपुट में क्या आता है? एंटरिंग इन डेटा इनटू द सिस्टम। हमने जो भी डेटा जो है उसको सिस्टम में एंटर कर देना है, मैनुअल एंट्री करनी है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे भी आपको करना चाहो आप कर सकते हो, जो भी फर्म है वो करेगी। प्रोसेसिंग में आता है ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारा रॉ डेटा है, कच्चा जो डेटा है, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एक इंफॉर्मेशन में यूजफुल इंफॉर्मेशन देनी है, में कन्वर्ट करना है यूजिंग कैलकुलेशन, कंपैरिजन, एल्गो की मदद से। स्टोरेज में आता है सेविंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, फाइल्स और क्लाउड स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज। हमें उस डेटा को स्टोर भी करके रखना है सो दैट हमारे फ्यूचर के यूज के लिए वो काम आ सके। नेक्स्ट है आउटपुट, जिसको हम डिसमिनेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, चार्ट, डैशबोर्ड और अलर्ट्स। जो भी इंफॉर्मेशन को हमने डाटा को इकट्ठा करके रखा है उसको चार्ट की फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में तैयार कर देना है, ताकि हमें जो डिसीजन, जो हमारा जो जो मेन मालिक है या फिर जो भी मैनेज कर रहा है चीज़ों को, जो हेड है, वो इजीली चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर पाए और सही डिसीजंस ले पाए और कम टाइम में ले पाए। इसलिए हम चार्ट्स एंड डैशबोर्ड अलर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है फीडबैक, यूजिंग द आउटपुट टू मेक डिसीजन फॉर और इम्प्रूव द सिस्टम। हम क्या करेंगे? फीडबैक्स लेंगे सो दैट अगर हमें कुछ इम्प्रूव करना है तो वो हम कर पाए। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कुछ फीचर्स हैं, वही आपके बनते हैं, यहीं से आप बन जाएंगे इन्हीं पॉइंट्स को लेके। सिस्टमैटिक, एक्यूरेट, टाइमली, एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल, ये सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं। ये बुक इतनी आसान है, इसमें काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कुछ इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहले हमारे ये सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेक करने में, एक अच्छा डिसीजन लेने में, क्योंकि हम पहले से ही चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो इससे हम डिसीजन मेक जल्दी कर पाते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, फोरकास्टिंग में मदद करता है कौन? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, मतलब कुछ फ़ायदे हैं, इंपॉर्टेंस है, जैसे कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके कुछ फ़ायदे हैं, फिर से वही डिसीजन मेक है, टाइम को बचाता है, वही सारे पॉइंट्स देख रहे हो आप, सिमिलर है, आप बना के लिख सकते हैं। कुछ डीमेरिट्स है, जैसे कि इनिशियल कॉस्ट आती है, हाई कॉस्ट आती है, क्योंकि हम कंप्यूटराइज सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और हम ना टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुके हैं, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे सिस्टम का फेलियर होना, टेक्निकल इश्यूज होना, ये सब। डाटा सिक्योरिटी रिस्क भी रहते हैं, जैसे कि हैकिंग, साइबर अटैक, डाटा लॉस, ये सब से भी हमारे को दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का। आईटी एंड आईएस का डिफरेंस देखते हैं। अगर पेपर में डेफिनेशन, एग्जाम्पल इन दोनों में से या किसी एक का आता है तो आप आराम से लिख सकते हो, ईजी लैंग्वेज में डिफरेंस रहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलता है रेफर्स टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क यूज टू प्रोसेस मैनेज डेटा। डाटा को मैनेज करने के लिए हम कुछ यहाँ चीज़ें पढ़े, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें इन्फॉर्म कर रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क टू यूज टू प्रोसेस एंड मैनेज डेटा। डाटा को प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम की,
तो वो रेफर्स टू अ सिस्टम दैट कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेक। जो अभी हमने समझा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, हमें इन्फॉर्म कर रहा है, वो सिस्टम बता रहा है, यानी कि कलेक्ट कर रहा है डेटा को, प्रोसेस कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और उससे हम डिसीजन ले पा रहे हैं सही टाइम पर। फोकस क्या रहता है आईटी का? फोकस रहता है टूल पर। फोकस इज ऑन टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये होता है फोकस ऑन हाउ इन्फॉर्मेशन इज यूज टू सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस एंड डिसीजन, ये सब आता है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट में आता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये कंपोनेंट्स हैं, और इसमें क्या आता है? पीपल, प्रोसेस, डेटा, टेक्नोलॉजी, आईटी एंड प्रोसीजर्स। नेक्स्ट आता है इसका पर्पस। पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो टू प्रोवाइड टूल्स फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा, और इसमें क्या आता है? टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है, एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा समझते हैं पहले। जैसे कंप्यूटर, सर्वे, ईआरपी सॉफ्टवेयर, ये सारे हमारे किसका पार्ट है? ये हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। लेकिन आईएस की बात करूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो उसमें आता है हमारे कस्टमर के रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, सप्लाई चेन कैसे मैनेज होगी, ये सब आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। कस्टमर सक्सेस क्या होता है? कस्टमर सक्सेस इज अ proactive approach where a company ensure its customer achieve their desired outcome while using the product and service। आप सोचेंगे मैम कस्टमर के ऊपर फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोलो, कस्टमर सक्सेस बोलो, तो इसमें बस थोड़ा घुमा फिरा के बोला है, बट बात कस्टमर की ही करी जा रही है कि उसका एंड, एक फर्म का, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि अपने कस्टमर को खुश रखना। ठीक है, और एट द एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस अगर कस्टमर तक पहुंच रहा है तो उसके डिजायर आउटकम जो है वो अचीव हो जाए। कंपनी को इस तरीके से काम करना है। अनलाइक कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सक्सेस फोकस ऑन प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजिंग वैल्यू, फॉरकास्टिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तभी बिल्ड होंगे जब कस्टमर खुश होगा। प्रोएक्टिव अप्रोच में आता है फोकस ऑन प्रिवेंटिंग इश्यूज बिफोर एनी अकर। ठीक है, आउटकम ओरिएंटेड में आता है इंश्योर कस्टमर अचीव डिजायर रिजल्ट विद द प्रोडक्ट। मतलब मेन पॉइंट ही क्या है कस्टमर के सक्सेस का, यानी कि हमें फोकस करना है। पहला पॉइंट था प्रोएक्टिव अप्रोच, इसलिए बोलता है फोकस इज ऑन प्रिवेंटिंग इश्यूज बिफोर दे अकर। अकर होने से पहले उसको प्रिवेंट कर लो, उस इश्यूज को पकड़ लो, उस पर फोकस डालो। आउटकम में ओरिएंटेड में क्या था? इंश्योर कस्टमर अचीव डिजायर रिजल्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या सोच रहा है, क्या विचारधारा है उसकी। कस्टमर सेंट्रिक में आता है पुट कस्टमर नीड्स एंड गोल ऑफ द सेंटर ऑफ द स्ट्रैटेजी। कंटिन्यूस एंगेजमेंट रखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कस्टमर को, उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, क्या चीज़ की कमी आ रही है उसके फीडबैक्स लेते रहो, उसको इम्प्रूव करते रहो, उसके साथ कुछ बेनिफिट देते रहो, वो सब आता है। इंपॉर्टेंस में आता है कि इम्प्रूव कस्टमर रीअटेंशन, रिड्यूस चर्न एंड इंक्रीज रिपीट बिजनेस। दोबारा बिजनेस चाहिए तो उसके ऊपर रीअटेंशन डालो, लाइफ टाइम वैल्यू भी इंक्रीज करता है। ठीक है, एंड कस्टमर अचीव द गोल्स एंड दे हैप्पियर, जनरेट रेफरल एंड एडवोकेसी, यानी कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो आपके ब्रांड को डेफिनेटली प्रमोट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर बना रहेगा। ये सब पॉइंट्स आते हैं, बाकी आप बना के लिख सकते हो। वही बेनिफिट्स वगैरह जो मैंने बताया था वो सब है। नेक्स्ट आता है ग्रीन लॉजिस्टिक्स। ग्रीन लॉजिस्टिक रेफर्स टू द प्लानिंग, implementation and management of logistic activity in an environmentally friendly and sustainable manner। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफर है, इसको थोड़ा डिटेल में कराऊंगी, बाकी सारे जो सिमिलर होते हैं वो मैं थोड़ा करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, फिर बार बार वो रिपीट होगा। ग्रीन लॉजिस्टिक का मतलब है प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट करना उस प्लान को, मैनेज करना लॉजिस्टिक एक्टिविटीज को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मैनर में, ताकि हमारे वातावरण को कोई नुकसान ना हो। जैसे कि इसका सबसे पहला पॉइंट ही वही है, डेफिनेशन वाले के ही फीचर बने हुए हैं, वही जो पढ़ाया वही फीचर्स है। सबसे पहला इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मतलब है फोकस ऑन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, कम से कम पोल्यूशन हो और वेस्टेज हो। एनर्जी एफिशिएंसी में आता है यूज फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, ऑप्टिमाइज रूट्स, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में आता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हमें रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, इससे भी हमारा जो मिनिमाइजिंग होता है रिसोर्स कंजम्पशन। इंटीग्रेशन में आता है प्रोक्यूरमेंट, लिंक्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंटल गोल। मतलब मेन बात यह है कि जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा है ग्रीन लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक हमने समझ लिया क्या होता है, देखो उसके आगे ग्रीन लगा है, ग्रीन रिलेटेड टू एनवायरमेंट, हमारे वातावरण में कोई नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई चीज़ रिसाइकिल हो सकती है या रीयूज हो सकती है तो हमें उसे करना चाहिए, यानी कि सारा सामान उठा के फेंक दो, या जो गुड्स हम दे रहे हैं वो आगे फिक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लाइंस ओरिएंटेड है,
यानी और इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को भी फॉलो करना है। यानी हम अपने वातावरण के बारे में ना सोच के सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं और वेस्टेज करते जा रहे हैं। फायदे क्या हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिड्यूस करता है, कॉस्ट भी सेविंग होती है एंड ब्रांड इमेज भी इनहांस होती है। बुराई क्या है इसकी? हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इको फ्रेंडली जो व्हीकल्स है, टेक्नोलॉजी है, इस पे थोड़ा ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अभी आप प्रोडक्ट देखते हो मार्केट में बहुत सारे, जैसे मग्स हैं वो इको फ्रेंडली हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ रही है मार्केट में। कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, हमें अपने स्टाफ को ट्रेन रखना है, और इस तरीके से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीन लॉजिस्टिक के टाइप्स क्या है। तो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में आता है यूजिंग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल का इस्तेमाल करो सो दैट कम से कम पोल्यूशन हो और हमारा वातावरण साफ सुथरा रहे। ग्रीन वेयर हाउसिंग में आता है जैसे कि सोलर पावर वेयर हाउस हो गया, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग हो गई, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज कर लो। यानी कि इको फ्रेंडली स्टोरेज करना है हमें, और वेयर हाउस ऑपरेशन के बारे में सोचना है सही वे में, एनवायरमेंटल, ताकि हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहे। ग्रीन पैकेजिंग में आता है जैसे कि बायोडिग्रेडेबल बॉक्सेस का इस्तेमाल करो, रीयूजेबल कंटेनर, ऐसे में ऐसे कुछ कंटेनर दो जो कि रीयूज हो सकते हैं। मिनिमल पैकेजिंग करो, कम से कम रिसाइकिल मटेरियल पे इस्तेमाल करो। रिवर्स लॉजिस्टिक में आता है जैसे कि कलेक्टिंग यूज प्रोडक्ट फॉर रिसाइकलिंग और रीयूजिंग पैकेजिंग, ये हमारी जो है जैसे हैंडल रिटर्न होता है ना, रिसाइकलिंग, ऐसे कुछ प्रोडक्ट दो, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है इसलिए लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट इको फ्रेंडली तो यही है। ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कि सोर्सिंग सस्टेनेबल रॉ मटेरियल्स, वर्किंग विद इको फ्रेंडली सप्लायर्स, ये सब है। बाकी इसमें काफी कुछ दिया हुआ है, मतलब जो मैंने आपको समझाया भी है बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कस्टमर मैनेजमेंट। अब कस्टमर को कैसे मैनेज करना है वही हमारा क्वेश्चन है। Customer management refers to the static process of acquiring, maintaining, enhancing relationship between with customer to maximize satisfaction, loyalty and lifetime value। देखो घुमा फिरा के वही बातें आ रही हैं, दो ही कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने हैं। तो बोल रहा है कस्टमर मैनेजमेंट रेफर करता है स्टैटिस्टिक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, हमें ऐसा प्रोसेस करना है जिसमें चीज़ों को एक्वायर करें, मेंटेन करें, रिलेशनशिप कस्टमर के साथ अच्छा बना के रखें, और एक अच्छा सेटिस्फेक्शन कस्टमर को मिल जाए, उसके साथ एक लॉयल्टी बिल्ड हो जाए एंड लाइफ टाइम वैल्यू उसके साथ बनी रहे। तो उसके कुछ फीचर हैं जैसे कि कस्टमर सेंट्रिक में आता है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड, हमें कस्टमर की ज़रूरत को, नीड को मीट करना है, पकड़ना है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिलेशनशिप ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बनाना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, वही पॉइंट्स, गोल ओरिएंटेड, ये सब कुछ लगभग सारे सिमिलर है, बना के भी लिख सकते हो। एडवांटेज और क्या है कस्टमर मैनेजमेंट का? कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है, अगर आप कस्टमर को ढंग से मैनेज कर लेते हो तो उससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पूरा हो जाता है, वो खुश हो जाता है, दोबारा आपके पास आता है। कस्टमर की लॉयल्टी अगर बढ़ गई तो वो 4 लोगों को और बताएगा, घर के 4 लोगों को आपके पास लेकर आएगा, आपकी दुकान की सेल कराएगा। इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो ब्रांड इमेज बनेगी, ब्रांड इमेज बनेगी तो बेटर डिसीजन मेक होगा। ये सारे पॉइंट्स है। इसकी कुछ बुराई है कस्टमर मैनेजमेंट की। देखो अगर हम बार बार कस्टमर पे ध्यान देते हैं ना तो इससे कॉस्ट तो आती है, सीआरएम टूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, स्टाफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ताकि वो थोड़ा महंगा पड़ता तो है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा है। कस्टमर के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन वो फायदा तो दे रहा है, लेकिन खर्चा भी तो करना पड़ रहा है ना। टाइम कंज्यूमिंग है, कंटिन्यूअस एंगेजमेंट है, मॉनिटरिंग रिक्वायर एफर्ट्स, स्किल पर्सनल भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। मैनेजमेंट नीड्स ट्रेन स्टाफ, हमें ट्रेन स्टाफ चाहिए, ऐसे 8th-10th पास के लोग नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है वो एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को कैसे मैनेज करना है, वो नहीं कर पाएगा, उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। टेक्नोलॉजी पे भी हम डिपेंड है, सिस्टम फेलियर हो गया, डेटा इशू हो गया कोई, तो सारा डेटा चला जाए। तो इसमें आता है, सबसे पहला आता है स्ट्रेटेजिक कस्टमर मैनेजमेंट, जो कि फोकस करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद हाई वैल्यू और की कस्टमर, यानी कि डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर फॉर इंटरप्राइज क्लाइंट्स। इसका गोल क्या रहता है? लाइफ टाइम वैल्यू को मैक्सिमाइज करना और कस्टमर के साथ लॉयल्टी बना के रखना। सेकेंड आता है ऑपरेशनल कस्टमर मैनेजमेंट, जिसमें क्या होता है, डील विद डे टू डे इंटरेक्शन सर्विसेज, यानी कि जो डे टू डे की सर्विसेज होती हैं, डे टू डे के जो इंटरेक्शन होते हैं कस्टमर के साथ, उनकी प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करना, वो ऑपरेशनल है। नाम से भी क्लियर है। इसमें क्या होता है, स्मूथ ऑपरेशन इंश्योर करता है, क्विक इशू जो होता है रेजोल्यूशन होता है।
हैंडलिंग कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करना, उनके कंप्लेन पे बात करना, उनकी सपोर्ट टिकट्स पे बात करना। थर्ड आता है एनालिटिकल कस्टमर मैनेजमेंट, जिसमें क्या होता है यूज डेटा एनालिसिस, हमें डेटा को एनालाइज करना है, उसको यूज करना है सो दैट हमारे कस्टमर का जो बिहेवियर है हम उसको समझ पाए, उनकी प्रेफरेंसेस को समझ पाए, मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड इम्प्रूव टारगेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है कोलैबोरेटिव कस्टमर मैनेजमेंट, जिसमें था जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फीडबैक बेस्ड इन्वायरमेंट, जैसे स्ट्रेंथन पार्टनरशिप एंड एंगेजमेंट, ये गोल होता है। जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, ये सब आता है, कोलैबोरेटिव होता है। ठीक है, वर्किंग क्लोजली इन्वॉल्व एंड कस्टमर, उसके कस्टमर के साथ काम करना क्लोजली, उसके बारे में जानना, ये सब। फिफ्थ पॉइंट है जो कि लास्ट है, रीअटेंशन फोकस कस्टमर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, स्पेशली फोकस ऑन कीपिंग एक्साइटिंग कस्टमर हैप्पी एंड रिड्यूसिंग चर्न, यानी कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स हो गए, पर्सनलाइज ऑफर्स दे दिए, प्रोएक्टिव सपोर्ट दे दिया, जिससे कि कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ती है और बिजनेस भी हमें दोबारा मिलता है। अगर आपको ये पीडीएफ बाय करना है तो नंबर आपके सामने है 8178359562 पर आप ले सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा काफ़ी काफ़ी हद तक डिटेल में कराया है, और जो सिमिलर था, सिमिलर पॉइंट्स थे, वो सेम ही हैं, वो ऊपर समझा दिए थे, इसलिए थोड़े बहुत स्किप करे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी समझा दिए थे, वही सारे पॉइंट्स हैं। तो ये था, और ये काफ़ी डिटेल में है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, और जो जो मेन था मैंने सब करवाया। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, किस टॉपिक पे मतलब किस सब्जेक्ट पे होनी चाहिए, आप मेंशन करना, अटेंडेंस लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।